ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के बेगूसराय की, जहां गुस्साई भीड़ ने एक महिला की सरेआम जमकर पिटाई की है। दरअसल एक बच्चे की हत्या के मामले में गुस्साई भीड़ ने इस महिला को अर्धनग्न करके इसकी पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ में शामिल महिलाओं ने पुलिस के कब्जे से एक बार फिर इस महिला को निकाल लिया और एक बार फिर पिटाई शुरू कर दी। हम आपको बता दें कि दरअसल 13 अक्टूबर को मुफसिल थाना के अयोध्यावाड़ी गांव में 12 साल के होरिल कुमार की गला दबाकर और चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। गांव वालों को इस महिला पर अवैध संबंध के कारण अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने का शक है। गांव वालों ने आरोपी महिला और उसके साथी की पिटाई की तो उन्होंने हत्या के बाद आखिरकार कबूल भी कर ली। जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक हैं इंजीनियर रकीब। दरअसल 20 पार्टी के बाद जो मारपीट हुई उस पर सफाई देने के लिए दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन इसी वक्त उनके चेहरे पर कालिक फेंक दी गई है। हालांकि 2 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। दिल्ली के प्रेस क्लब में जम्मू कश्मीर के विधायक अपने साथियों के साथ संवाददाताओं से बात कर रहे थे। वो बीफ पार्टी के बाद अपनी पिटाई पर अपना पक्ष रख रहे थे। अचानक कुछ लोगों ने उन पर स्याही फेंक दी और उनका मुंह काला कर दिया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने उनको फौरन अपने घेरे में लिया। After holding the press conference, a group of 10 to 12 goons came and they started abusing and threw this all color on us, 5 people, and that's all what we have seen. दिल्ली में हुई इस घटना के बाद इंजीनियर रशीद ने कश्मीर हाउस में धरना दिया और उसके बाद वो पीएम के घर की ओर मार्च करने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। इस बीच पुलिस ने स्याही फेंकने के आरोप में हिंदू सेना के 2 लोगों को पकड़ा है। इस घटना की सभी दलों ने निंदा की है। निंदा करता हूं मैं ऐसी घटनाओं का। अफसोस की बात है कि जो सरकार में है और ऊंचे पदों पर है, उनका जो रिस्पांस होता है ऐसे घटनाओं पर बड़ा ही ढीला होता है और ऐसे लोगों को लगता है कि जो हमने किया वो सही है। यह हंगामा दिल्ली में हुआ तो मुंबई में शिवसेना के तमाम कार्यकर्ताओं ने बीसीसीआई दफ्तर में उत्पात मचाया। दरअसल पीसीबी चीफ यहां एक मीटिंग करने आए थे और बीसीसीआई के साथ में बैठक करके आगे की सीरीज पर चर्चा करने वाले थे, लेकिन शिवसैनिकों ने इसका विरोध किया। बीसीसीआई के दफ्तर के बाहर नारे लगाते ये है शिवसेना के कार्यकर्ता। हाथों में भगवा और काला झंडा लिए पीसीबी चीफ शहरयार खान और बीसीसीआई चीफ शशांक मनोहर के बीच होने वाली मीटिंग का विरोध कर रहे थे। जब तक पुलिस और बीसीसीआई की सुरक्षा में तैनात गार्ड कुछ समझ पाते, तब तक करीब 100 शिवसैनिक गेट खोलकर बीसीसीआई के दफ्तर में घुस गए। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कहानी इन दृश्यों को देखकर समझ जाएंगे। करीब 20 मिनट तक शिवसैनिक गुंडागर्दी करते रहे। शशांक मनोहर को उनके दफ्तर में शिवसैनिकों ने धमकाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। अभी एब्सोल्युटली पीसफुल सिचुएशन है। वी हैव टेकन द पर्सन इन द कस्टडी एंड वी आर टेकिंग नेसेसरी लीगल एक्शन। शिवसैनिकों ने शशांक मनोहर को चेतावनी दी कि अगर पीसीबी चीफ के साथ मुंबई में मीटिंग की गई तो शिवसेना और उग्र प्रदर्शन करेगी। उधर शिवसेना इसको जायज ठहरा रही है। शिवसेना ने अपनी भूमिका हमेशा कायम रखी है, चाहे सत्ता में हो या न हो, हम कभी बदले नहीं, न कॉम्प्रोमाइज किया है। पुलिस का कहना है कि वो शहरयार खान को पूरी सुरक्षा देंगे। गुलाम अली, कसूरी और उसके बाद शहरयार खान का विरोध शिवसेना की ओर से। ऐसे में विपक्षी तो अब शिवसेना पर निशाना साध ही रहे हैं। बीजेपी ने भी शिवसेना को नसीहत दी है। मुंबई में शिवसैनिकों ने बीसीसीआई दफ्तर में घुसकर जमकर बवाल किया। पीसीबी चीफ शहरयार खान दोनों देशों के बीच दिसंबर में क्रिकेट सीरीज को लेकर बातचीत करने आए थे। कांग्रेस ने शिवसैनिकों के उत्पात की जमकर निंदा की है। इस तरह का उपद्रव करना और बातचीत का रास्ता रोकना ठीक नहीं है। बातचीत जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में चलती रहती है और चलती रहेगी। उसको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये एक सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह का काम करना बिल्कुल उचित नहीं है। उधर शिवसेना की सहयोगी पार्टी बीजेपी ने कहा है कि देश में कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। लोकतांत्रिक देश में किसी को भी अपने विरोध को रखने का, विरोध किसी भी मुद्दे पर करने का उसको अधिकार है, लोकतांत्रिक ढंग से अधिकार है।
लेकिन विरोध और उद्दंडता में बहुत बड़ा फर्क होता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में उद्दंडता को स्थान नहीं है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का बलिदान दिवस मनाने का ऐलान किया है और इसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। इससे पहले इन्होंने गोडसे का मंदिर बनाने की भी बात कही थी। पिछले साल महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की याद में मंदिर बनवाने के ऐलान के बाद अब हिंदू महासभा गोडसे को फांसी दिए जाने वाले दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाने की योजना बना रही है। हिंदू महासभा ने देश भर में अपनी शाखाओं को तैयारी के लिए कहा है। मिशन हमारा टारगेट जो है वो इसको विस्तार से करने का है। पहले 2-4 जगह हुआ करता था, लेकिन अब की दफा हमारे हिंदू महासभा के पूरे देश के अंदर जितने भी जिले हैं, हर जिलों के अंदर एक कार्यक्रम किया जाएगा और जनता को जागरूक किया जाएगा। गोडसे को अंबाला जेल में 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। उनके इस बयान के बाबत जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। भैया मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, अब मुझे क्यों हिंदू महासभा? उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि राम का मंदिर बनाने वाले नाथूराम का मंदिर बना रहे हैं। अब मोदी राज में गांधी जी के हत्यारे गोडसे का बलिदान दिवस मनेगा। दिल्ली में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के बाद केजरीवाल सरकार इसे कानून का मसला बता रही है, लेकिन विपक्षी उन पर निशाना साध रहे हैं और वो कह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के वो गंभीर नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने स्पेशल कैबिनेट बुलाकर कम उम्र के बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए सजा की उम्र घटाकर 15 साल करने का प्रस्ताव रखने की तैयारी की है। इस मसले पर GOM तक बनाया गया है। रेप ऑफ अ माइनर में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी, और दूसरा 15 साल जुवेनाइल का एज। उसमें तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स प्रपोजल तैयार करके सब लोगों से विचार विमर्श करके किस कानून में क्या अमेंडमेंट करने की जरूरत है, वो प्रस्ताव वो कैबिनेट में लेके आएंगे 15 दिन में। बीते एक सप्ताह में 3 मासूम बच्चियां रेप या गैंगरेप की शिकार हो चुकी हैं। लिहाजा इस पर विशेष कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में हुए फैसलों के मुताबिक नाबालिग से रेप पर कम से कम उम्र कैद और अधिकतम फांसी की सजा हो। रेप के आरोपी नाबालिग की सजा की उम्र 18 से घटाकर 15 साल हो। उधर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली में कमोबेश सभी सुरक्षित हैं। पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर कुछ सुझाव भी दिए हैं। But I can assure you that Delhi is safe, and if there are any suggestions which have come up during the cabinet meeting, we'll definitely take necessary action. दिल्ली में मासूमों से रेप की घटनाओं के बाद अब विपक्षी लगातार केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर आपके चुनावी वायदों का आखिर क्या हुआ है। कांग्रेस ने तो केजरीवाल से इस्तीफा तक मांग लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल से दिल्ली संभल नहीं रही, इस वजह से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। Kejriwal had said during about Sheila Dikshit ji that she should resign if she can't handle the problem. So similarly, I think Kejriwal ji should resign now because he's not being able to handle the problem. We have seen the incidences of rapes. उधर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर चुनाव के दौरान किए गए वादों को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि महिला सुरक्षा को लेकर चुनाव के दौरान केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे, उनका क्या हुआ? देखिए, दिल्ली सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस तरह की कई बातें की थी। अंधेरे कोनों में लाइट्स लगाने की बात की थी, काउंसलिंग की बात की थी। सब केवल बातों के स्तर पर ही ये सब चीजें चल रही हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में गेस्ट हाउस से महिला की लाश मिली और इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अब यहां मौजूद CCTV के फुटेज खंगाल करके आरोपी की तलाश में जुटी है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके के अमरीना गेस्ट हाउस में रविवार देर रात एक महिला की संदिग्ध लाश के बाद अफरा तफरी मच गई। मृत महिला की उम्र 35 साल के आसपास बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक महिला रविवार रात करीब 9 बजे के आसपास एक शख्स के साथ होटल में आई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो शख्स महिला को वहीं छोड़कर होटल से चला गया। थोड़ी देर बाद जब गेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो संदिग्ध हालत में लाश कमरे के अंदर मिली। उसके बाद पुलिस को इत्तला की गई। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस गेस्ट हाउस कर्मचारियों से तो पूछताछ कर ही रही है, CCTV फुटेज की भी जांच कर रही है। दिल्ली में एक बार फिर एक रोड रेस का मामला सामने आया। दरअसल एक मामूली सी टक्कर के बाद में 2 लड़कों ने बस ड्राइवर को जम करके चाकुओं से गोदा है।
गंभीर हालत में आखिरकार उस ड्राइवर को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में बस से साइड लेने के दौरान डीटीसी बस की मोटरसाइकिल से मामूली टक्कर होने के बाद बाइक सवार दोनों युवक गुस्से में आ गए। आरोप है कि उन्होंने बस रोककर ड्राइवर पर चाकुओं से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए। घायल डीटीसी ड्राइवर को पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया। ड्राइवर रोड क्रॉस कर रहा था। रोड जैसे वो बाइक वाला आया तो ड्राइवर ने बोला यार थोड़ा देख के चल ले, तो वो बोले, उसने गाड़ी बाइक आगे रोक दी तो वो उसके साथ झगड़ा हो गया। निजी अस्पताल में ड्राइवर की हालत गंभीर होने पर उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये घटना सुबह करीब 9:30 बजे बाटला हाउस चौक के पास हुई। हमें कुछ सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि हमारी बसें सुरक्षित रहें, हमारे ड्राइवर सुरक्षित रहें, कंडक्टर सुरक्षित रहें, ताकि इस तरह की वारदात ना हो और यहाँ की पब्लिक को सेवा मिल सके। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 50 से भी ज्यादा राउंड फायर किए गए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 2 आरोपियों को पुलिस ने मौके से हथियारों के साथ पकड़ा भी है। गाजियाबाद के भीड़ भाड़ वाले सिंघानी गेट इलाके में इसी कार से जा रहे 6 बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। बदमाश कितने खूंखार थे इसका अंदाजा कार में पड़ी कार्बाइन, पिस्टल और बंदूक को देखकर लगाया जा सकता है। पुलिस ने कार से पुलिस की वर्दी भी बरामद की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश सिंघानी गेट इलाके में एक बड़े ज्वेलर को लूटने जा रहे हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिंघानी गेट इलाके में हमदर्द मैदान के पास एक संदिग्ध होंडा सिटी कार को रोका। पुलिस के सामने आते ही कार में बैठे बदमाशों ने कार्बाइन और पिस्टल से गोलियों की बौछार कर दी। अचानक हुए इस हमले में सिंघानी गेट के एसएचओ और एक सिपाही को गोली लग गई। इतने में पुलिस की एडिशनल फोर्स भी मौके पर पहुंची। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 20 मिनट तक फायरिंग चलती रही। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में 50 राउंड से अधिक गोलियां चली। मुठभेड़ में 4 बदमाश मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने 2 बदमाशों को कार सहित दबोच लिया। दाल की बढ़ती कीमतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अब जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कई मिलों पर छापे मारे गए हैं और 9 करोड़ से भी ज्यादा का स्टॉक सील किया गया है। देश भर में दाल की कीमतों में आए उछाल के बाद जनता के बीच सरकार की हो रही किरकिरी का असर अब आखिरकार नजर आने लगा है। दाल की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए शुजालपुर में करीब 4 करोड़ की दलहन का स्टॉक सील कर दिया गया। इसके अलावा टीकमगढ़ में भी 2 दाल मिलों पर जिला प्रशासन ने छापेमारी कर करीब 5 करोड़ की दाल का स्टॉक बरामद किया। एसडीएम का ये कहना है कि मिल मालिक दालों की जमाखोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, एक थोक व्यापारी या कोई भी मिला रहे वो एक सीमा से ज़्यादा अब दाल नहीं रख सकता। कल ही ये आदेश आया है और आज हमारे द्वारा खाद्य शाखा की टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। उधर कारोबारियों का ये कहना है कि एक दिन पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद सरकार की कार्रवाई इंस्पेक्टर राज की वापसी है। उसके पीछे मुख्य जो तत्व में बड़े बड़े आयातक और जो सब घोटालों में लिप्त हैं उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। छोटा व्यापारी बगैर किसी कारण के इसमें पिस रहा है। सरकार को ये कार्रवाई तब करनी पड़ी जब दाल की कीमत 200 के पार चली गई है। मुंबई में 245 रुपए रिटेल में अरहर की दाल बिक रही है और अहमदाबाद में भी 200 से ऊपर इस दाल की कीमत है। अरहर दाल, जिसे कई इलाकों में तुअर दाल कहा जाता है, उसके दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। आसमान छूते दामों ने परिवारों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। अहमदाबाद में थोक बाजार में 170 से 180 रुपए तुअर दाल बिक रही है, जबकि रिटेल में ये दाम 190 से 200 रुपए को छू चुके हैं। 170 बोतल में खरीदा था, आज अभी हम 180 रुपए में बेच रहे हैं और आप नए लेने लाए लोग बोलते हैं 180-85 हो गया। अब वो क्या भाव बेचेंगे और लाके बेचेंगे रखेंगे तो ग्राहक मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी। उधर केंद्र सरकार ने इस बारे में कल गाइडलाइन जारी की थी और अब कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने IBN 7 से खास बातचीत में कहा है कि 15 नवंबर के बाद दालों के दामों में कमी आ जाएगी। 15 नवंबर से नई दालें बाजार में आ जाएंगी जो हमारे देश में पैदा होती है। महाराष्ट्र से 15 नवंबर से फसलें आनी शुरू हो जाएंगी, तो मैं समझता हूँ 20-25 दिन की बातें हैं। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।